हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड मॉड्यूल ऑफ स्टॉक मार्केट बेसिक्स। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे वेरियस इंडाइसेस या इंडेक्स और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। हम समझेंगे कि इंडेक्स क्या है, कैसे हम उसको और सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। उसके साथ साथ हम समझेंगे कि कौन कौन से ब्रॉड इंडेक्स अवेलेबल होते हैं, उसका लोगों के माइंडसेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे जितने भी पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं वो इंडेक्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं, और हम एक लाइव एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे हम वेबसाइट्स, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको ओपन करके हम इंडेक्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा क्लैरिटी ले सकते हैं इन इंडाइसेस। सो चलिए शुरू करते हैं मॉड्यूल नंबर 3, इंडेक्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इस पूरे प्रोग्राम में हम समझेंगे इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स के कुछ कैलकुलेशंस कैसे वर्कआउट होते हैं, ब्रॉड इंडाइसेस कौन कौन से हैं, जैसे हमने लास्ट सेशन में भी समझा था कि निफ्टी एनएसई का एक सूचकांक है, एक ब्रॉड इंडेक्स है, और सेंसेक्स एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेन सूचकांक है, जिससे लोग एक अंदाज़ा लगाते हैं, एक सेंटिमेंट क्रिएट करते हैं अबाउट द ओवरऑल मार्केट। इसके अलावा हम समझेंगे कौन कौन से सेक्टोरल या थीमेटिक इंडाइसेस अवेलेबल हैं। इंडेक्स के ऊपर बहुत सारे बेस प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ करके अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इंडेक्स एक बहुत अच्छी रणनीति है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो इस मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन या स्टॉक के बारे में उतनी नॉलेज नहीं जानते हैं, वो लोग इंडेक्स के ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इंडेक्स इतना क्यों मैटर करता है पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए या एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले जब भी हम इंडेक्स के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में टीवी चैनल्स पे, न्यूज़ में या एप्स पे या आपके फ्रेंड सर्कल्स में हर दिन ये बात चलती है कि निफ्टी आज इतना पॉइंट गिर गया, सेंसेक्स आज इतने पॉइंट बढ़ गया, सेंसेक्स आज 2000 पॉइंट चढ़ गया है, 3000 पॉइंट गिर गया है, आज मार्केट में तबाही आ गई है, आज मार्केट ने बम्पर तेजी की। ये सब एक सेंटिमेंट, एक सेंसेक्स मूवमेंट को दर्शाता है। आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स मूवमेंट से काफ़ी सारे लोगों के मूड, सेंटिमेंट्स इम्पैक्ट होते हैं। अगर सेंसेक्स या निफ्टी गिरावट कर रही है तो मार्केट्स ओवरऑल में पैनिक या अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मूव कर रहे हैं तो लोगों के लिए एक ऑप्टिमिज्म, एक ग्रीड वर्कआउट करता है मार्केट्स के लिए। और अगर मार्केट कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, बहुत सुस्ती दिखा रहा है, तो लोग ये मानते हैं कि अभी कोई न्यूज़ या इवेंट्स मार्केट्स में नहीं है और मार्केट बहुत ही सुस्त चाल में चल रहा है। सो बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोगों का जो मूड है, कलेक्टिव मूड है, कलेक्टिव सेंटिमेंट्स हैं, वो आपको दिखते हैं इंडाइसेस के अंदर। अगर मार्केट गिर रहा है तो लोग सोचते हैं कि मार्केट अभी किसी न्यूज़ या किसी इवेंट के कारण डर रहा है और एक फियर का सेंटिमेंट क्रिएट हो जाता है, और उस फियर में लोगों की इमोशंस ट्रिगर्ड होते हैं। लोग सोचते हैं कि उनको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी सेफ टाइम है या नहीं है, या मार्केट और ज़्यादा गिरेगा कि नहीं गिरेगा, वो सब चीज़ों को हम देखते हैं। प्लस हर दिन इंडेक्स के बढ़त या घटत को देख के हम ओवरऑल मार्केट के पार्टिसिपेशंस को भी ईजीली ट्रैक कर पाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग एक ही तरह के सिमिलर एक्शंस लेते हैं, जिसके कारण ऑन एन एवरेज निफ्टी और सेंसेक्स एक एवरेज आउट मूवमेंट हमें दिखाने की कोशिश करता है। सो इन सभी चीज़ों को हम वर्कआउट करते हैं। एक चीज़ का और इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर सारे लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं तो मार्केट पॉजिटिव ही जाएगा, नहीं। बहुत बार कॉन्ट्रेरियन मूवमेंट भी होते हैं, अपोजिट मूवमेंट्स भी होते हैं। जब सारी दुनिया एक तरफ सोचती है तो ओवरऑल मार्केट्स कुछ और ही रिएक्ट करते हैं। सो सिर्फ सेंसेक्स या निफ्टी के मूवमेंट को देख के या उसकी करंट चाल को देख के
हम उसकी सिर्फ बढ़त घटत को देख के हम ये सेंटिमेंट नहीं बना सकते हैं कि मार्केट पॉजिटिव या नेगेटिव या मार्केट बाइंग या सेलिंग की तरफ जा रहा है। सो चलिए समझते हैं इंडेक्स को और ज़्यादा बेटर वे में। सो इंडिया में स्टॉक मार्केट इंडाइसेस जनरली एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को मिला के बनता है, जिसे हम कहते हैं बास्केट ऑफ स्टॉक्स। इसका एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल हम समझते हैं। अगर एक नए इंसान को बहुत सारे शेयर को सेलेक्ट करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए बोला जाए तो ये उसके लिए बहुत ही टिपिकल होगा। बट उसे अगर ये कहा जाए कि एक सेट ऑफ बास्केट ऑलरेडी है, आप उसी को ही परचेज या सेल कर सकते हो, तो ये उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जस्ट लाइक डेयरी मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, बट वो प्रोडक्ट्स को चूज़ करना बहुत ही मुश्किल है। बट आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे फैमिली के पैक या गिफ्ट पैक आपको चॉकलेट्स में मिलेंगे, और वो चॉकलेट्स में थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शन अलग अलग चॉकलेट्स को मिला के एक बास्केट क्रिएट कर देते हैं, जिसको ख़रीदना, जिसकी पैकिंग भी ऑलरेडी होती है और जिसको गिफ्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसी तरीके से अगर स्टॉक मार्केट्स में अगर आप अलग अलग स्टॉक के चॉइस या सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं या आपके पास उतना एक्सपीरियंस या उतना हुनर नहीं है, तो बहुत सारे लोग इंडेक्स एज ए बास्केट को ही एक प्रोडक्ट चूज़ करते हैं और उसी में ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो इंडियन स्टॉक मार्केट या स्टॉक मार्केट इंडाइसेस जो हैं वो 4 तरह की चीज़ें हमें बताते हैं। पहला जो हमने अभी डिस्कस किया था, फियर या ग्रीड या मार्केट ऊपर बढ़ने से या नीचे बढ़ने से लोगों के इमोशंस, लोगों के सेंटिमेंट्स हिट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं थर्मामीटर। अगर आज निफ्टी 1000 पॉइंट बढ़ा हुआ है, अगर आज निफ्टी 24,000 निफ्टी से 25,000 निफ्टी हो गई है एक ही दिन में, तो ये एक सेंटिमेंट इंडिकेटर है लोगों के लिए। लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं ओवर ए बास्केट में। सो एक थर्मामीटर होता है जो कि मेजर कर पाता है कि आज कैसा पार्टिसिपेशन ओवरऑल मार्केट्स में हो रहा है। दूसरा एक रिपोर्ट कार्ड भी है, पिछले कुछ समय में, कुछ महीनों में, कुछ सप्ताह में कितना मूवमेंट इंक्रीज़ हुआ और उस मूवमेंट में स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया, तो एक हमें एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ओवरऑल मार्केट्स में कौन कौन से स्टॉक्स अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कौन कौन से स्टॉक्स इंडेक्स में ख़राब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बास्केट्स ऑफ स्टॉक्स को हम सीधा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे निफ्टी शब्द जो आप सुन रहे हैं वो 50 टॉप शेयर्स के कलेक्टिव कॉम्बिनेशंस को दर्शाता है। ऐसे ही सेंसेक्स में टॉप 30 शेयर अलग अलग सेक्टर्स के, उन 30 शेयरों को हम क्लब करते हैं और उस क्लबिंग से बास्केट ऑफ इंडेक्स बनता है। और लास्ट में रेसिंग बेंचमार्क। रेसिंग बेंचमार्क का मतलब है जो फंड मैनेजर्स, जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, उनकी परफॉर्मेंस बेंचमार्क इंडेक्स की परफॉर्मेंस से कंपेयर की जाती है, सो दैट वो ये बता पाएँ कि सेंसेक्स ने एक साल के अंदर से 10% का रिटर्न दिया और उनके पोर्टफोलियो ने से 15% का रिटर्न दिया, तो वो ओवरऑल बेंचमार्क को, ओवरऑल इंडाइसेस को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सो आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्मेंस के लिए भी लोग बेंचमार्क को यूज़ करते हैं, इंडेक्स को यूज़ करते हैं ऐसे कंपेयरिंग टूल। सो आप समझ पाए होंगे कि स्टॉक मार्केट इंडाइसेस का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है और लोगों को हर दिन इंडाइसेस को रीड करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, सो दैट हम एक अच्छा, बेटर सेंटिमेंट, इमोशन बेस्ड डिसीजन से बच पाएँ और एक क्लेवर थिंकिंग जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ। सो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50, जो कि सबसे बड़ा चलित और सबसे ज़्यादा कॉमन इंडाइसेस है पूरे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सबसे ब्रॉडर इंडेक्स जो है वो है निफ्टी 50। निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ब्रॉडर इंडेक्स को दर्शाता है। ये 1996 में स्टार्ट हुआ विद अ बेस वैल्यू ऑफ 1000। उस समय जितने शेयरों को चयन किया गया था उन सबको 1000 के बेस वैल्यू से स्टार्ट किया गया और हर दिन उसकी बढ़ोतरी, जितने भी 50 शेयर थे उनकी बढ़ोतरी से वो वैल्यू भी इंक्रीज़ होती गई। आज आप जो 24,000 या 25,000 का जो निफ्टी देख रहे हैं वो 1000 बेस वैल्यू से 24 गुना ज़्यादा चल रहा है आज की वैल्यू में। मतलब पिछले 30 सालों में हमने 1000 की इंडेक्स वैल्यू को 25,000 की इंडेक्स वैल्यू तक पहुंचा है।
इसमें टॉप 50 कंपनियां अपने फ्री फ्लोट मार्केट कैप के थ्रू सेलेक्ट होती है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप का मतलब होता है वो शेयर जो कि अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, उस प्रतिशत हिस्से को जो फ्रीली ट्रेडेबल है, नॉन प्रमोटर होल्डिंग है, किसी भी कंपनी के अंदर जो नॉन प्रमोटर होल्डिंग है उसे कहा जाता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। सेक्टर्स, 13 से ज़्यादा सेक्टर्स, ब्रॉडर सेक्टर्स जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। अलग अलग सेक्टर्स के जो टॉप लीडर कंपनीज हैं उसको इस निफ्टी 50 शेयर्स के अंदर शामिल किया जाता है। इसे सेमी एनुअली मैनेज किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। किसी शेयर को अगर बाहर करना है या किसी नए शेयर को इस 50 के अंदर लाना है, इसका डिसाइडेशन सेमी एनुअली होता है इन द मंथ ऑफ मार्च और सितंबर। इसके अलावा करंट लेवल्स अभी आप जो देख रहे हैं रिसेंट टाइम में वो 24,000 25,000 के आसपास चल रहा है। 20 साल का अगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखा जाए, साल दर साल ग्रोथ रेट देखा जाए, तो इंडेक्स ने 1,000 से 25,000 की जर्नी में 13 से 15% का रिटर्न जनरेट किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो अगर 13 से 15% रिटर्न हमें किसी स्टॉक को सेलेक्ट करे बिना भी इन्वेस्ट करने पे मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें किसी स्टॉक को पर्सनली जानने की ज़रूरत ही नहीं है। हम चाहें एज ए स्टॉक मार्केट में नए हैं और आप इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, तो उन लोगों को सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करने चाहिए? इंडेक्स बेस्ड प्रोडक्ट्स पे। और इंडेक्स बेस्ड प्रोडक्ट्स को हम सीखेंगे, आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे कि कैसे हम उसको वर्कआउट कर सकते हैं। आप सेकेंड हाफ में देख पा रहे होंगे कि 33% स्टॉक्स जो हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज को डिनोट करते हैं, 13% आईटी को डिनोट करते हैं, 11% शेयर्स जो हैं वो ऑयल एंड गैस सेक्टर से लिए गए हैं, 10% जो हैं वो कंज्यूमर ड्यूरेबल से, 7% ऑटोमोबाइल से, 5% फार्मा से, 4% मेटल से और 18% और दूसरे छोटे छोटे सेक्टर से कलेक्ट किया गया है। ऐसे ही बहुत सारे सेक्टोरल इंडाइसेस भी आपके लिए वर्कआउट करते हैं। जैसे बैंकिंग के जो शेयर्स हैं उनको मिला के एक निफ्टी बैंक सूचकांक बनाया जाता है। ऐसे ही आईटी कंपनीज जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, उनको मिला के एक निफ्टी आईटी इंडेक्स बनाया जाता है। सो जिन लोगों का सेंसेक्स या ओवरऑल ब्रॉडर इंडेक्स से लेने देना नहीं है, वो लोग सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स को भी चेक कर सकते हैं। ऐसे ही फार्मा कंपनीज जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, उनके लिए निफ्टी फार्मा बना हुआ है। ऐसे ही निफ्टी ऑटो, निफ्टी एनर्जी और निफ्टी रियलिटी जैसे इंडाइसेस भी मार्केट्स में अवेलेबल है। सो सेक्टर इंडाइसेस, सेक्टर की परफॉर्मेंस को नापने के लिए, जानने के लिए आप सेक्टरल इंडाइसेस को भी चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से थीमेटिक फंड इंडाइसेस भी होते हैं, थीमेटिक इंडाइसेस भी होते हैं जो आने वाले समय में फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए, फ्यूचर मूवमेंट्स को देखते हुए आप उन जैसे कंपनीज में भी इन्वेस्ट या उनको भी चूज़ करके, उस जैसी कंपनीज को चूज़ करके भी थीमेटिक इंडेक्स बनाया जा सकता है। वो थीमेटिक इंडेक्स किसी पर्टिकुलर सेक्टर को बिलोंग नहीं करते हैं। वो थीमेटिक इंडेक्स जनरली उस तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज या उस तरह के जो थीम बेस्ड जो बिजनेसेस हैं फ्यूचर में, उनको वर्कआउट किया जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा ईवी। सो ईवी एक थीमेटिक बिजनेस है। ऐसे ही सोलर एक थीमेटिक बिजनेस है। ऐसे ही सस्टेनेबिलिटी थीम एक थीमेटिक बिजनेस है। ऐसे ही डोमेस्टिक डिमांड एक थीमेटिक बिजनेस है। ऐसे ही हेल्थ केयर इकोनॉमी एक थीमेटिक बिजनेस है। ऐसे ही मेक इन इंडिया एक थीमेटिक बिजनेस है। सो उन सभी थीमेटिक बिजनेसेस की इससे रिलेटेड जो भी कंपनीज होती हैं उनको इन बास्केट के अंदर कवर किया जाता है। सो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ईवी के अंदर मेरे को ऐसी कंपनीज का चयन करना है जो कि एक इंडेक्स को डिनोट करती है, तो वो आप ESG सेक्टर में जाके वर्कआउट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जो हेल्थ केयर को डिनोट करना चाहती है, तो वो निफ्टी हेल्थ केयर के थीमेटिक इंडेक्स के अंदर आ सकती है। या मैं चाहता हूँ कि ऐसी कंपनीज जो कि रूरल सेगमेंट के अंदर इन्वेस्ट कर रही है या उसके अंदर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, तो वो निफ्टी रूरल इंडेक्स के तौर पे वर्कआउट होती है।
सो थीमेटिक इंडाइसेस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि इन्वेस्ट करता है आइडियाज़ या फिर ट्रेंड के अंदर। अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम निफ्टी इंडेक्स क्यों मैटर करती है। निफ्टी इंडेक्स इसलिए मैटर करती है क्योंकि लोगों को अपने पोर्टफोलियो का रिटर्न बेंचमार्क के साथ परफॉर्म करना है, इसलिए निफ्टी इसलिए वर्कआउट करती है क्योंकि वो एक सेंटीमेंट इंडिकेटर भी है। निफ्टी या सेंसेक्स के मूवमेंट्स को देख के लोग फियर या ग्रीड क्रिएट करते हैं। इकोनॉमिक हेल्थ का भी पैरामीटर है, पिछले एक साल में इंडेक्सेस कितने चले उससे हम ये समझ पाते हैं कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट्स ने कैसा मूव किया। ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी है, लोग इसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड्स या ETF के थ्रू हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग पैसिव इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। जैसे मैं अगर शेयर्स के चयन करके इन्वेस्ट नहीं करना चाहता तो मैं बास्केट के अंदर भी सीधा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जिसे हम पैसिव इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। उसमें स्टॉक को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें हम सीधा ही उस वर्कआउट को कर सकते हैं। सो अब हम समझते हैं कि एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टिंग क्या होती है। एक्टिव इन्वेस्टिंग का मतलब है कि फंड मैनेजर या आप कुछ शेयरों का चयन करते हैं एक बास्केट में से, पूरी की पूरी बास्केट नहीं लेते हैं बट कुछ शेयरों का चयन करते हैं डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस, डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस, उसके हिसाब से। पैसिव इन्वेस्टिंग ऐसा नहीं करती है। पैसिव इन्वेस्टिंग बोलती है कि एक इंडेक्स में अगर 50 शेयर हैं तो वही 50 शेयर को हम एज इट इज़ परचेज कर लेते हैं, जिसे हम इंडेक्स परचेजिंग भी बोलते हैं। जनरली म्यूचुअल फंड्स जब एक्टिव इन्वेस्टिंग करती है तो उनको बहुत सारे शेयरों का चयन करना पड़ता है, बहुत सारे एनालिस्ट को बैठाना पड़ता है, फंड मैनेजर्स को बैठाना पड़ता है और उसके लिए खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है। इसलिए म्यूचुअल फंड्स में एक्टिव इन्वेस्टिंग का खर्चा थोड़ा ज़्यादा रहता है। पैसिव इन्वेस्टिंग में वो चॉइस करनी ही नहीं है, जो 50 शेयर थे इंडेक्स के अंदर हमने वही चूज़ कर लिए, तो उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो ऑब्वियसली एक्टिव इन्वेस्टिंग थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देगी, बट उसके अंदर रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। पैसे इन्वेस्टिंग्स लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्ट किया जाए तो वो आपको ओवर एंड अबव एवरेज रिटर्न्स देने की कोशिश करेगी, जो कि बहुत अच्छा विकल्प है ऐसे लोगों के लिए जो कि बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो बार बार स्टॉक्स का चयन या उसमें बदलाव नहीं करना चाहते हैं। वो पैसे इन्वेस्टिंग के अंदर एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। टैक्स एफिशिएंसी की भी अगर बात की जाए तो टैक्स एफिशिएंसी में भी पैसे इन्वेस्टिंग्स ज़्यादा कंपेरेटिवली ज़्यादा कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू एक्टिव इन्वेस्टिंग। जिन लोगों को शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है या जो लोग एक्सपीरियंस हैं, जो लोग स्टॉक सिलेक्शंस में वर्कआउट करना चाहते हैं, एक्सपर्टीज़ है उनका, उनके लिए एक्टिव इन्वेस्टिंग ज़्यादा बेटर है। जो ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो स्टॉक सिलेक्शंस बार बार उसमें उलझना नहीं चाहते हैं, वो पैसिव इन्वेस्टिंग की तरफ जा सकते हैं। सो इस चीज़ से आपको ये समझ में आएगा कि पैसिव इन्वेस्टिंग्स आपको किस तरीके से बिहेव करती हैं, कैसे आपको हेल्प आउट कर सकती हैं, और एक्टिव इन्वेस्टिंग्स लोग किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, कुछ वेबसाइट देखना चाह रहे हैं कि 2 ऐसी वेबसाइट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आप सारे इंडाइसेस को देख सकते हैं और उन इंडाइसेस में कौन कौन से शेयर शामिल हैं आप उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। ये जानकारी हमने 2 बड़े एक्सचेंजेस जो हमने बात किया था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों से हमने ये जानकारी लेने की कोशिश किया है। सो आप सभी के लिए एक होमवर्क भी रहेगा कि आप इन दोनों वेबसाइट्स के अंदर मैं जो बता रहा हूँ उस इंडाइसेस के अंदर जाके आप इजीली उसको वर्कआउट कर सकते हैं। आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि निफ्टी 50 इंडाइसेस आज की तारीख में या रिसेंट टाइम में 23,897 पॉइंट्स चल रहा है, जो कि आज 275 अंक गिरा है और ओवरऑल 1.14% उसमें गिरावट हुई है। सो इससे हम ये समझ सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द जो 50 शेयर हैं उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स जो हैं वो गिरावट के साथ आए हैं और एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या एक थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और भी कैसे हम इसमें चेक कर सकते हैं निफ्टी 50 में कौन कौन से शेयर हैं, उनका क्या बढ़त या घटत हुआ, उन सबको हम चेक कर सकते हैं विद दिस वीडियो। सो इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे मैंने एक NSE की वेबसाइट खोली है
और मैं उसमें निफ्टी 50 और बाकी सारे इंडाइसेस भी आप यहाँ देख पा रहे होंगे, उसको हम चेक कर सकते हैं विद दिस वीडियो। सो आपको निफ्टी इंडेक्स खोलना है और उसमें निफ्टी के पॉइंट को क्लिक करना है। जैसे आप उसे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे पूरा एक डिटेल आ जाएगा निफ्टी के लिए। सो ब्रॉड इंडाइसेस या सेक्टोरल इंडाइसेस या थीमेटिक इंडाइसेस या स्ट्रेटेजी इंडाइसेस के बहुत सारे इंडेक्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये रियल टाइम बेसिस पे भी चेंज होते हैं और आप चाहें तो आफ्टर मार्केट भी इनको चेक कर सकते हैं। सो अभी हम सबसे पहले ब्रॉड इंडाइसेस को देख रहे हैं, सेक्टर इंडाइसेस को भी देख सकते हैं, थीमेटिक को भी देख सकते हैं और बाकी सबको भी चेक किया जा सकता है। सो हम चेक कर पा रहे हैं निफ्टी 50। जब हम निफ्टी 50 को क्लिक करेंगे तो उसके अंदर के जितने भी शेयर्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप देख पा रहे होंगे कोल इंडिया, ट्रेंट, हिंडाल्को, नेस्ले, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो टॉप 50 स्टॉक्स में अवेलेबल है। और भी इंडाइसेस की जानकारी के लिए आप अलग अलग इंडाइसेस को क्लिक करके उसके अंदर के जो भी शेयर्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। प्लस ये भी देख सकते हैं कि आज के दिन कौन से शेयर्स बढ़ने वाले हैं, कौन से शेयर्स गिरने वाले हैं, किन किन शेयर्स में कितना कितना मूवमेंट आया है वो हम चेक कर सकते हैं। ऐसे ही निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी स्मॉल कैप या निफ्टी टॉप 100 स्टॉक्स, उन सब को हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क भी है कि आप इस तरीके से वेबसाइट पे जाके इन सब चीज़ों को चेक कर सकते हैं। इसी सेम तरीके से हम और भी इंडाइसेस को चेक कर सकते हैं, उन इंडाइसेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं और इंडाइसेस में कौन कौन से शेयर शामिल हैं, उसमें कौन सा शेयर बढ़ रहा है, कौन सा शेयर घट रहा है, उन सब की जानकारी आपको यहाँ से मिल सकती है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो हम उसी हीट मैप के अंदर, हीट मैप मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा टूल है जिससे हम एक ही सिंगल स्क्रीन पे सारे शेयर्स का प्लस माइनस, बढ़त घटत सब कुछ चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हम और दूसरे इंडाइसेस में भी जाके वर्कआउट कर सकते हैं। मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की भी वेबसाइट खोल के आपको दिखाने की कोशिश की है। अगर हम BSE इंडिया की वेबसाइट पे जाके भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे सेंसेक्स दिखेगा, जिसमें सेंसेक्स आपको दिखेगा जो कि 76,000 की वैल्यू पे चल रहा है और आज वो 999 अंक, मतलब 1000 अंक उसमें गिरावट हुई है। इस 1000 अंक की गिरावट का मतलब है कि आज ओवरऑल मार्केट के जो टॉप 30 शेयर थे सेंसेक्स के अंदर, उसमें से मेजॉरिटी शेयर्स में आज क्या हुआ है, गिरावट हुआ है। और अगर उन शेयर्स में से कौन कौन से शेयर्स कितना कितना अंक गिरे हैं वो भी आप हीट मैप के थ्रू देख सकते हैं। सो इसका भी हम थोड़ा सा व्यू पॉइंट में आपको दिखा देता हूँ, जिससे आप इजीली चेक कर पाएंगे कि कौन कौन से शेयर्स किस किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। ये ड्रैग ड्रॉप करके आप चेक कर सकते हैं कि निफ्टी BSE सेंसेक्स में, BSE फोकस मिड कैप में या BSE टॉप 100 स्टॉक्स में कौन कौन से शेयर्स ने कितना बढ़त या कितना घटत किया है और उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रहा है, वो आप इजीली चेक कर पाएंगे इस पर्टिकुलर सिनेरियो से। आई होप सो ये वीडियो देखने से आपको आइडिया लगेगा और आप इंडाइसेस के लिए दोनों वेबसाइट्स पे ज़रूर जाइएगा और चेक करिएगा कि कौन से इंडाइसेस ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। इसके अलावा आप इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए स्किल इन्वेस्ट की मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं या वेबसाइट पे भी जा सकते हैं skillinvest.ptindia.com। आज इस पूरे वीडियो को हम रैप अप करते हैं। आज हमें कुछ इम्पॉर्टेंट की टेक अवेज मिले हैं। पहला, इंडाइसेस एक बास्केट है जो कि इम्पॉर्टेंट शेयर्स को इंक्लूड करता है और उस बास्केट से हम काफ़ी सारे चीज़ों को गाइड कर सकते हैं। दूसरी बात, हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं उन इंडाइसेस को। जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना ही बड़ा वेटेज उस कंपनी का उस इंडाइसेस के अंदर होगा। तीसरी बात, निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30, ये दो बड़े मेन इंडाइसेस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट बैरोमीटर है, इम्पॉर्टेंट मेजर टूल है फॉर NSE एंड BSE।
इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर इंडाइसेस हैं जो स्पेसिफिक सेक्टर को ट्रैक करते हैं, थीमेटिक फंड्स हैं जो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ को भी ट्रैक करते हैं। इसके अलावा इंडेक्स फंड, ETF, ये सबसे सिंपल तरीके हैं इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करने के। इसके अलावा 80% ऑफ द एक्टिव फंड्स फेल होते हैं, वो निफ्टी को या सेंसेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समय समय पे स्टॉक्स की चाल बदलती रहती है और वो सिलेक्शन करना, उसको टाइमिंग करना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो भी नए लोग स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें हमेशा इंडेक्स फंड या ETF से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। सो आज आपका होमवर्क है कि आप वो वेबसाइट्स पे जाएंगे और उनके कंपोजिशंस को देखने की कोशिश करेंगे, प्लस इंडेक्स फंड्स या ETF के बारे में और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ETF हमारे यहाँ पे एक स्पेसिफिक मॉड्यूल भी है, तो उससे आपको और अच्छी समझ क्रिएट होगी। और जितने भी लोग स्टार्टिंग में अगर स्टॉक मार्केट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो हमेशा इंडेक्स ETF के ऊपर इन्वेस्ट करें। वो सेफ भी होता है, उसमें आपको स्टॉक सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है और आप मार्केट्स में लंबे समय में अच्छे रिटर्न्स अर्न करते हैं। आई होप सो आपको इंडेक्स के बारे में बहुत अच्छी क्लियरिटी मिली होगी। आगे जाके इंडेक्स के ऊपर हम और भी अलग अलग कोर्सेज क्रिएट करेंगे। ETF पे तो हमने ऑलरेडी एक कोर्स क्रिएट कर भी दिया है। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल, 4th मॉड्यूल की तरफ चलेंगे, जो कि मेजरली डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।